Yes, hello everyone. Hello to all of you. Everyone, please confirm बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. ऑडियो वीडियो is clear to everyone. Please confirm in the chat box. एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो ये सर्वेइंग के कोर्स में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया. दैट वाज फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग. वी हैव डिस्कस ऑल द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्वेइंग. सभी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स की हम लोगों ने बातचीत कर ली. और अगला डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था. दैट वाज रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 2. दैट वाज द लीनियर मेजरमेंट. लीनियर मेजरमेंट के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे और स्केल और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बेसिक बातचीत हम लोगों ने की. यस. सो आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं लीनियर मेजरमेंट में. अभी हम लोग क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करने वाले लीनियर मेजरमेंट में, दैट वी विल सी. तो लीनियर मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं चैन को. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैन और उसकी स्पेसिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं. वी विल ऑल्सो सी द टेप्स. टेप्स के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे जिनकी हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. और भी ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड है हमारे लीनियर मेजरमेंट के केस में, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. व्हाट आर द वेरियस एसेसरीज और कौन कौन से माइनर इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हमें लीनियर मेजरमेंट के केस में, दैट विल बी आवर पार्ट ऑफ द डिस्कशन. एंड यस, प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वेइंग के बारे में बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे और चैन करेक्शंस के बारे में बात करेंगे, टेप करेक्शंस के बारे में बात करेंगे और लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट के बारे में बात करेंगे. तो ये हमारा डिस्कशन होने वाला है लीनियर मेजरमेंट में, जो अभी हमें अपने टॉपिक्स को कवर करना है. सर आरएफ, आरएफ और एक बार समझाइए क्या होता है आरएफ. लास्ट क्लास में थे बेटा? श्रिंकेज ऑफ स्केल तो अभी पढ़ा ही नहीं है. श्रिंकेज ऑफ स्केल अभी हमारे स्केल टॉपिक अभी ओवर नहीं हुआ बेटा. लास्ट क्लास में भी मैंने मेंशन किया था स्केल अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है और अब तक हम लोगों ने स्केल क्या होता है और स्केल को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं सिर्फ इतना समझा है. तो दो तरीके से हम स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक इंजीनियर्स स्केल के फॉर्म में हम स्केल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पर हम यूनिट मेंशन करेंगे. जहां पर हम यूनिट मेंशन करेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो पेपर में है वो 10 मीटर 100 मीटर कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर, होल नंबर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड में इन मीटर. तो सेंटीमीटर और मीटर. आरएफ में जब आपने बात किया तो आरएफ में किसी भी स्केल को कन्वर्ट करने के लिए, आरएफ में किसी भी स्केल को कन्वर्ट करने के लिए आपने बोला कि सर हम सेम यूनिट में कर देंगे. मैप की डिस्टेंस और ग्राउंड की डिस्टेंस को सेम यूनिट में कर देंगे तो केवल नंबर्स आ जाएंगे कि 1 यूनिट ऑन द पेपर विल रिप्रेजेंट द हाउ मच यूनिट ऑन द ग्राउंड. तो अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने एक स्केल लिखा आरएफ के फॉर्म में 1/1000, इसका मतलब क्या है, एक यूनिट जो होगी पेपर में, एक यूनिट जो होगी पेपर में वो रिप्रेजेंट करेगी 1000 यूनिट ऑन द ग्राउंड. अब अगर आप यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से वी आर कंसीडरिंग द यूनिट एज सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो होगा मैप में वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा 1000 सेंटीमीटर ऑफ ग्राउंड को. ये मतलब था आरएफ का. क्या डाउट है बेटा, पूछो. आरएफ में आरएफ का यूज क्या था, आरएफ का एप्लीकेशन क्या था, इसके बारे में भी बात की हम लोगों ने कि जब कभी भी हमें किन्हीं दो स्केल्स को कंपेयर करना है
कि कौन सा स्केल हमारा स्मॉल स्केल है, कौन सा स्केल हमारा लार्ज स्केल है। तो डायरेक्टली स्केल को कंपेयर करने से बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि हम उन स्केल्स के आरएफ को कंपेयर कर लें। हम उन स्केल के आरएफ को कंपेयर कर लें। जिसका आरएफ की वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्केल बड़ा होगा, जिस आरएफ की वैल्यू कम होगी वो स्केल छोटा होगा। तो एक तो एप्लीकेशन ये था कि जब हमें स्केल्स को कंपेयर करना रहेगा तो हम स्केल्स को कंपेयर कर सकते हैं आरएफ की हेल्प से। और दूसरा, अगर हमें इक्विवेलेंट स्केल फाइंड आउट करना है, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, आरएफ को यूज कर सकते हैं। सर 1:600 कैसे बड़ा हो रहा है 1/1000 से? 1/600 की वैल्यू निकाल लो और 1/1000 की वैल्यू निकाल लो। 1/600 की वैल्यू निकाल लो और 1/1000 की वैल्यू निकाल लो और दोनों को कंपेयर कर लो। पंजा साहब, 1/600 की वैल्यू निकाल लो और 1/1000 की वैल्यू निकाल लो और कंपेयर कर लो दोनों नंबर्स को। हाँ, प्रीवियस क्लास का ही बता रहा हूँ, दो स्केल आपने कंपेयर किए थे। एक का आरएफ ऑफ 1 आ रहा था 1/1000 और आरएफ ऑफ सेकंड स्केल आ रहा था 1/600। यही बोल रहे हो ना? अरे भैया, यही बोल रहे हो ना? अरे समझा ही तो रहा हूं, समझो तो मेरे लाल, समझा रहा हूं। अच्छा ये बताओ, ये छोड़ो, 1/2 की वैल्यू और 1/3 में किसकी वैल्यू ज्यादा है? बोलो। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया? 0.5। 1/3 का मतलब क्या हो गया? 0.33। 0.5 ज्यादा हो रहा है ना? देखो, 0.5 ज्यादा है 0.33 से, मतलब ये वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी। यस और नो? अब यहां पर आप 1 को डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, यहां पर आप 1 को डिवाइड कर रहे हैं 600 से, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? जिसका डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होने वाली है। तो यही तो करा है, तभी तो लिखा RF1 जो होगा वो लेस देन होगा RF2 से। वैल्यू निकाल लो, वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू निकाल लो, कैलकुलेटर यूज कर लो, और क्या बोलूं? पंजा साहब अब क्लियर है? अभी डिस्कशन क्लियर है? तो यही तो पिछली क्लास में भी बताया था। एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी? और कोई डाउट हो बेटा, और कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। अगर किसी को और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो पूछ लो। चलें फिर स्केल का डिस्कशन कंटिन्यू करें। स्केल का डिस्कशन कंटिन्यू करें। तो स्केल और स्केल का रिप्रेजेंटेशन हम लोग समझ चुके हैं। अगला कंसेप्ट हम लोग समझने जा रहे हैं, श्रिंकेज ऑफ स्केल।
बढ़िया और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, यहां से गेट में भी सवाल आते हैं। दो कंसेप्ट है, श्रिंकेज ऑफ स्केल और एक्सटेंडेड स्केल। तो श्रंक स्केल और यू कैन से दूसरा जो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द एक्सटेंडेड स्केल। अब इसका कंसेप्ट क्या है समझो। मैप आप बना रहे हो पेपर में, सर आरएफ का रिलेशन और स्केल का रिलेशन सेम होगा ना? मतलब सेम होगा बेटा, मतलब सेम होगा। स्केल तो स्केल है ना, कोई अगर स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो इसी को मैं आरएफ के फॉर्म में लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर/10 × 100 सेंटीमीटर 1/1000। सेम ही बातें हैं, दोनों स्केल का मतलब एक है, पर रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। यहां पर आप यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहे हो और यहां पर कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर जो पेपर में है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मीटर ऑन ग्राउंड, यही मतलब हुआ ना कुणाल? पहले स्केल का मतलब क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है? पहले स्केल की हेल्प से क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है? फर्स्ट स्केल जो लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, उससे यही इंफॉर्मेशन तो मिल रही है कि 1 सेंटीमीटर जो मैप में डिस्टेंस होगी वो ग्राउंड के 10 मीटर डिस्टेंस के बराबर होगी। यस और नो? और अगर इसी के आरएफ स्केल को फॉर्म को आप देखते हो तो ये कह रहा है 1 यूनिट ऑन पेपर विल बी इक्वल टू 1000 यूनिट ऑन ग्राउंड। 1 यूनिट ऑन पेपर विल बी इक्वल टू, अरे बड़ा स्केल कहाँ हुआ, एक ही स्केल है, बड़ा छोटा कहां से होगा? बड़ा और छोटा के लिए दो स्केल होने चाहिए ना, ये एक ही स्केल है, दोनों का मतलब भी सेम है, वही तो बता रहा हूं। इस स्केल का मतलब आपने बोला कि सर 1 सेंटीमीटर जो पेपर में होगा वो 10 मीटर ऑन ग्राउंड के बराबर होगा, यही तो कहना चाह रहे हो? हाँ, क्योंकि ये ज्यादा को डिनोट कर रहा। अरे मेरे भाई, ये लाइन बड़ी लाइन है कि छोटी लाइन है बताओ? कुणाल बताएगा इसका आंसर केवल। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन बड़ी लाइन है या छोटी लाइन है? ये लाइन बड़ी लाइन है या छोटी लाइन है? कुणाल बताओ मेरे लाल। कुणाल, ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, ये लाइन बड़ी लाइन है या छोटी लाइन है बताओ? बताओ भाई कुणाल। सर वो 1 इंच 50 फीट वाले से कंपेयर करने को उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी आप आरएफ के बारे में पूछ रहे थे बेटा। अभी आप आरएफ के बारे में पूछ रहे हैं, मैं एक ही स्केल को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां तो मैंने दूसरा स्केल मेंशन भी नहीं किया। आपका पहला डाउट क्या था? मैं उसको अभी आंसर कर रहा हूं, कंपैरिजन तो कर ही नहीं रहे ना। तो अगर, अब देखो मतलब क्या है, अब अगर मैं यूनिट ले लेता हूं सेंटीमीटर, तो मैं लिख रहा हूं 1 सेंटीमीटर पेपर पे जो होगा वो 1000 सेंटीमीटर ग्राउंड पे होगा। और 1000 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ये देखो दोनों बातें सेम है कि नहीं है? तो ये तो हुआ स्केल का रिप्रेजेंटेशन। कंपैरिजन वाली बात थी वो अभी मैंने आंसर की, कंपैरिजन वाली बात जो थी वो अभी आंसर की। अब कोई डाउट हो तो बोलो। बताओ भाई।
चलें आगे। डिस्कशन कंटिन्यू किया जाए। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे अगर यहां तक का डिस्कशन क्लियर है, तो फिर हम आगे के कंसेप्ट को कवर करते हैं। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, देन वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट। और अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है कहीं पे भी, तो आप अपने डाउट एंड क्वेरी पूछ सकते हैं। कंफर्म कर दो मेरे भाई। इन दोनों में कौन सा स्केल बड़ा है ये बता दीजिए बस, और कैसे। लेट आए हो क्या क्लास में? ये जब बता रहा तब थे क्लास में कुणाल? हाँ, तो पांचा साहब का यही डाउट था। प्लीज यार एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। कितनी बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं इस बात की कि क्लास को हमेशा टाइम पे ज्वाइन करिए। क्लास जो आज हम लोगों ने स्टार्ट की उसका डिस्कशन इसी डाउट से स्टार्ट हुआ है, फिर से रिपीट करना है क्यों पांजा साहब? यही डाउट आपका था ना? वही कुणाल पूछ रहा। कुणाल बेटा टाइम पे आया करो प्लीज। एक स्केल का आरएफ आ रहा था 1/1000, एक स्केल का आरएफ आ रहा था 1/600। कुणाल यही आ रहा था? कंफर्म करो चैट बॉक्स में। दो स्केल को आप कंपेयर कर रहे थे, दोनों स्केल को कंपेयर करने के लिए आपने दोनों स्केल का आरएफ निकाला था। न्यूमेरिकल वैल्यू समझ रहा हूं, वही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर जिस स्केल का आरएफ बड़ा है वो स्केल बड़ा है, जिस स्केल का आरएफ छोटा है वो स्केल छोटा है। मैं स्केल में कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि उनकी यूनिट्स अलग अलग थी। कोई सेंटीमीटर मीटर में था, कोई फीट कोई इंच में था, कोई सेंटीमीटर कोई किलोमीटर में होगा। तो मैंने उसको आसान करने के लिए स्केल को आरएफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। मैं डायरेक्टली स्केल को कंपेयर ना करके उनके आरएफ को कंपेयर कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना। न्यूमेरिक वैल्यू को कंपेयर करना आसान है। अब मैं 2 और 3 को कंपेयर कर सकता हूं, बट यूनिट्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने बोला जिस स्केल का आरएफ की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस स्केल के आरएफ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो बड़ा स्केल होगा, जिसका मैग्नीट्यूड आरएफ का कम होगा वो छोटा स्केल होगा। तो जब दोनों स्केल का आरएफ निकाला तो मुझे दिख रहा है यहां पर आरएफ ऑफ स्केल 2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम आरएफ ऑफ स्केल 1। तो मैंने बोल दिया स्केल 2 जो भी हमें गिवन था उसकी वो बड़ा स्केल है एज कंपेयर टू द स्केल 1। अभी क्लियर है? यही तो यूज है आरएफ का। यही यूज है आरएफ का कि जब हमें कभी स्केल्स को कंपेयर करना है, अलग अलग यूनिट सिस्टम के स्केल्स को कंपेयर करना है, या फिर किसी स्केल का इक्विवेलेंट स्केल निकालना है, तो हमारे पास आसान तरीका है, वो है आरएफ। हम स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें बेटा फिर आगे बातचीत कर लें। चलिए, तो अगला जो कंसेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं श्रंक और एक्सटेंडेड स्केल का। श्रंक और एक्सटेंडेड स्केल। तो मान लो ये ग्राउंड में कोई 2 पॉइंट हैं ए और बी। मान लो ये ग्राउंड में कोई ये 2 पॉइंट हैं ए और बी। इनके बीच की जो डिस्टेंस है लेट्स से वो 1000 मीटर है। मान लो द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राउंड पॉइंट ए एंड बी इज 1000 मीटर। आपको इस इंफॉर्मेशन को एक पेपर में रिप्रेजेंट करना है। आपको इस इंफॉर्मेशन को एक पेपर में रिप्रेजेंट करना है। तो आपने बोला सर हम एक मैप बना लेते हैं। आपने एक मैप प्रिपेयर किया और उसमें इस ए बी लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया लेट्स से 10 सेंटीमीटर से।
तो भैया स्केल क्या हो गया इसका, इस मैप को किस स्केल में आपने बनाया है, तो 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। यही स्केल हुआ, यही स्केल हुआ, यस और नो। 1,000 मीटर की ग्राउंड, 1,000 मीटर की ग्राउंड डिस्टेंस को पेपर में आपने 10 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो स्केल हमने बनाया है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर के स्केल पे बनाया है। बोलो। बोल सकते हैं ऐसा कि नहीं बोल सकते हैं, बोलो बेटा, कंफर्म करो। तो मान लो ये एक मैंने ओरिजिनल मैप प्रिपेयर किया, और इस ओरिजिनल मैप में जो ओरिजिनल स्केल था, इस ओरिजिनल मैप में जो ओरिजिनल स्केल था वो आरएफ के फॉर्म में अगर मैं लिख दूं, तो ये हो जाएगा 1/10,000, यही हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ओरिजिनल स्केल अगर मैं आरएफ के फॉर्म में लिखूं तो 1/10,000 हो जाएगा, यस और नो। कंफर्म करते रहिए बेटा प्लीज, अगर सभी कंसेप्ट आप तक पहुंच रहे हैं तो प्लीज कंफर्म करते रहिए। तो दिस इज गोइंग टू बी द आरएफ ऑफ द ओरिजिनल स्केल। दिस इज गोइंग टू बी द आरएफ ऑफ द ओरिजिनल स्केल, यस और नो। चलिए बहुत बढ़िया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ किसी भी वजह से ये जो हमारा ओरिजिनल मैप था बेटा, वो किसी भी वजह से क्या कर गया, श्रंक कर गया, श्रिंकेज हो गया, इसका साइज क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये जो मैप था हमारा, ये मैप क्या कर गया, श्रंक कर गया। ये मैप हमारा जब श्रंक कर गया, तो एक बात बताओ, पेपर का साइज कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, उसमें जो लिखा है वो तो वही लिखा रहेगा ना। साइज कम ज्यादा होने से जो डिटेल आपने उसमें मेंशन कर रखी वो तो नहीं चेंज होगी। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? पेपर का साइज कम होने से, ज्यादा होने से, जो बेसिक डिटेल लिखी हुई थी, लिखावट तो वही रहेगी ना। हाँ, उसका साइज कम ज्यादा हो जाएगा, वो अलग बात है। अगर मेरा नाम उसमें लिखा था तो मेरा ही नाम लिखा होगा ना। ऐसा थोड़ा होगा कि साइज रिड्यूस होगा तो अब मेरे नाम की जगह आपका नाम लिख जाएगा। बोलिए। तो क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक एक लाइन बनी होगी, ये स्मॉल ए बी लाइन है, और यहां पर स्केल लिखा होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ऐसा ही कुछ गेम होगा, जो कुछ भी लिखा था एज इट इज वैसा ही लिखा मिलेगा। लेकिन किसी भी रीजन की वजह से जब ये हमारा मैप श्रंक कर गया है, इसका साइज रिड्यूस हो गया है, तो तुम्हें नहीं लगता अब ये लाइन पहले से छोटी लाइन हो जाएगी? क्योंकि ओवरऑल पेपर का साइज अगर रिड्यूस कर गया है, तो इस लाइन की लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ थी उससे कम आपको देखने को मिलेगा, यस और नो। बोलो बेटा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पेपर का साइज रिड्यूस हो गया है। पेपर का साइज अगर रिड्यूस हो गया है तो जो लाइन मेंशन करी थी हमने, उसकी लाइन भी तो, लेंथ भी तो अब रिड्यूस हो जाएगी। उसकी लेंथ भी तो अब रिड्यूस हो जाएगी, यस और नो। समझ पा रहे हो इस बात को?
अब मुझे बताओ, क्या इस श्रृंक मैप के लिए ओरिजिनल स्केल वैलिड होगा? क्या इस श्रृंक मैप के लिए ओरिजिनल स्केल जो था हमारा वो वैलिड होगा? नहीं। अगर मैप का साइज चेंज हो गया है तो सर मैप का स्केल भी रिवाइज हो जाएगा, स्केल भी बदल जाएगा। और अगर अब मुझे इस मैप से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए सबसे पहले मुझे इस श्रृंक मैप का स्केल, रिवाइज्ड स्केल निकालना पड़ेगा। यस और नो? इस श्रृंक मैप का मुझे रिवाइज्ड स्केल निकालना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूं श्रृंक स्केल, जिसको मैं बोलता हूं श्रृंक स्केल। अगर मुझे श्रृंक स्केल पता चल जाएगा तो फिर मैं इस मैप की हेल्प से, श्रृंक मैप की हेल्प से जो भी ग्राउंड की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मिल जाएगी। ये वाला जो स्केल था अब वो इस श्रृंक मैप के लिए वैलिड नहीं है। पहले एक बार कंफर्म करो अगर यहां तक की बातें क्लियर हैं। यहां तक की बातें अगर क्लियर हैं तो एक बार कंफर्म करिए चैट बॉक्स में सभी लोग। अरे कहाँ चले गए हो सब लोग, यहीं पे कि कहीं निकल गए? ऑडियो वीडियो क्लियर है? किशन किस पॉइंट को रिपीट करना बोलो बेटा। तो बोलते क्यों नहीं हो यार, प्लीज बोला करो, ऐसे ना कनेक्टिविटी फील नहीं होती। मैं बहुत फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो आपके लिए सब्जेक्ट बहुत, पढ़ना बहुत बोरिंग हो जाएगा और मेरे लिए सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत बोरिंग हो जाएगा। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ आपको। मैं क्लास में तभी पढ़ा सकता हूँ, तभी बता सकता हूँ जब क्लास इंटरेक्टिव हो। और फर्स्ट डे से मैं सिर्फ सिर्फ आपसे एक ही चीज क्लास में मेंटेन करने के लिए बोल रहा हूँ, वो है इंटरेक्शन। अदरवाइज देर विल बी वन वे कम्युनिकेशन। मैं आऊंगा, अभी मैं फटाफट क्विकली सारे कंसेप्ट बता दूंगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बट आप उस सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है, कंफर्म है, आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस लेवल का इंटरेक्शन आप रखेंगे तो ऑब्वियसली फिर आप सब्जेक्ट को एंजॉय करने वाले नहीं हैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप केवल सब्जेक्ट का सिलेबस केवल कंप्लीट करें। समझ रहे हो? तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मेरा बिल्कुल भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं कि मैं आया हूं तो मैं केवल आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं। मैं चाहता हूं कि आप इस सब्जेक्ट को फील करें, आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय करें और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस सब्जेक्ट में बहुत ही बढ़िया हो। बट उसके लिए मुझे आपके साइड से इंटरेक्शन चाहिए होगा, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इफ आई एम डिलीवरिंग एनी कंसेप्ट टू यू, अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज उसको मुझे कम्युनिकेट जरूर करिए। ठीक है? अदरवाइज आप खुद ही सोचो ना, मैं आपसे पूछूं ही नहीं, मैं आऊं, ये टॉपिक है, ये एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। विल यू एंजॉय द सब्जेक्ट इन दैट केस? उस केस में सब्जेक्ट को आप एंजॉय कर पाएंगे जब मैं आपसे इंटरेक्ट ही ना करूं, केवल कंसेप्ट एक के बाद एक कंसेप्ट बताता चला जाऊं।
बोलिए बेटा। तो कंसेप्ट का ट्रांसफर तभी अच्छा हो सकता है जब कनेक्टिविटी हो। फिर से कोई कमेंट नहीं आ रहा है, केवल कृष्ण का कमेंट आया, नहीं कर पाएंगे। व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाई एवरीवन इज नॉट इंटरेक्टिंग? चलो कमेंट अगर थोड़ा डिले आ रहे हैं, अगर कमेंट करोगे तो आएगा ही ना। अब अभी मैंने कुछ पूछा, उसमें केवल कृष्ण का आंसर आया, कृष्ण का रिप्लाई आया, बाकी लोगों ने रिप्लाई किया तो कहाँ चला गया? आई वॉन्ट इंट ऑलरेडी आप लोग स्टूडेंट्स कम हैं इस बैच में, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है, अभी नया बैच स्टार्ट हुआ आपका। बट जितने भी लोग हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि नंबर्स कम होने की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से आपके लर्निंग में कोई फर्क पड़े। यस और नो? मैं चाहता हूं सब्जेक्ट आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट अच्छे से बताऊं, उसके लिए थोड़ा सा इंटरेक्शन, अब ये वीकनेस समझ लो मेरी या जो भी समझ लो, इंटरेक्शन चाहिए होगा भाई। ठीक है? तो प्लीज फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, आप क्लास में इंटरेक्शन को मेंटेन रखिए। मैं गारंटी देता हूं बहुत ही बड़े बढ़िया तरीके से आप इन सभी कंसेप्ट्स को समझने वाले हो। जीवन भर तुम्हें सब्जेक्ट याद रहेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है? जितने भी लोग एक बार क्लास में हैं सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, सो दैट मैं समझ पाऊं कितने लोग हैं क्लास में। तो सबसे मैं पूछ रहा हूं, हाउ इज द जोश? गुड, तो ऐसे ही इंटरेक्शन को मेंटेन रखेंगे। ठीक है? ऐसे ही सभी लोग इंटरेक्शन को मेंटेन रखेंगे। चलें आगे बातचीत कर लें। हाँ भाई, तो मैं बोल रहा था ये, अगर मैप श्रंक हो गया है या मैप का साइज रिड्यूस हो गया है, या किसी भी रीजन से अगर हमारे मैप का साइज एक्सटेंड हो जा रहा है, तो उस केस में हमारे मैप का स्केल भी तो रिवाइज हो जाएगा। यस और नो? जो लाइन पहले मैं देख रहा था 10 सेंटीमीटर की, अब मैं उसको यहां पर मेजर कर रहा हूं, तो वो लाइन आ रही 9 सेंटीमीटर की। अब वो लाइन आ रही है 9 सेंटीमीटर की, और अगर अब मैं 9 सेंटीमीटर के बेसिस पे ग्राउंड की डिस्टेंस निकालता हूं, तो वो आएगी 900 मीटर। इस स्केल के अकॉर्डिंग, इस स्केल के अकॉर्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस ए बी क्या होगी? इस स्केल के अकॉर्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस होगी 900 मीटर। भैया, ये दोनों अगर फिक्स पॉइंट हैं, पॉइंट ए भी फिक्स है और पॉइंट बी भी फिक्स है, तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज थोड़ा हो जाएगी। आपका मैप श्रंक करे, आपका मैप एक्सटेंड करे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पॉइंट ए और पॉइंट बी फिक्स पॉइंट हैं, तो फिर ये डिस्टेंस बदल कैसे गई? पहले जो डिस्टेंस 1000 मीटर आ रही थी, अब वो डिस्टेंस 900 मीटर क्यों आ रही है? पहले जो इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस 1000 मीटर आ रही थी, अब इस स्केल और इस मैप में ये डिस्टेंस 900 मीटर कैसे हो गई? क्योंकि सर अब ये वाला स्केल जो आप ओरिजिनल स्केल यूज कर रहे हैं, वो इस श्रंक मैप के लिए वैलिड नहीं है। वो इस श्रंक मैप के लिए वैलिड नहीं है।
अगर आप इस श्रंक मैप की हेल्प से सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं ग्राउंड की, तो उसके लिए सर आपको इस मैप का श्रंक स्केल पता लगाना पड़ेगा। यस और नो? अगर रिवाइज्ड स्केल पता चल जाएगा, सही स्केल पता चल जाएगा, तो फिर हम यहां से सही ग्राउंड की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मुद्दा यह है कि सर ये श्रंक स्केल हम पता कैसे करें? तो बेटा बहुत आसान है श्रंक स्केल को पता करना। तो हमेशा हम श्रंक स्केल को आरएफ के फॉर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। यहां पर श्रंक स्केल हम फाइंड आउट कर रहे हैं आरएफ के फॉर्म में, 1:n, 1:n या 1/n के फॉर्म में हम लोग स्केल को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपने बोला सर श्रंक स्केल जो होगा वो होता है श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हैं एसएफ इंटू ओरिजिनल स्केल, इंटू ओरिजिनल स्केल का आरएफ। तो इस तरीके से बेटा आप फाइंड आउट कर सकते हैं श्रंक स्केल। तो श्रंक स्केल विल बी इक्वल टू द श्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल। केबल, क्या वीडियो नहीं आ रहा है? बेटा कंफर्म करना ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज कंफर्म ऑडियो वीडियो इज क्लियर।
एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? क्या इशू है? अभी कंफर्म करना बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभी चेक करना, ऑडियो वीडियो क्लियर है? नाउ प्लीज चेक ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट? आ गए सब? ऑडियो वीडियो क्लियर हो गया? चलिए, तो कहाँ पर चला गया था? कहाँ पर वीडियो चला गया था बताओ, उसी पॉइंट से रिपीट कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द श्रंक स्केल। श्रंक स्केल को हम निकाल सकते हैं अगर हमें श्रिंकेज फैक्टर पता है और ओरिजिनल स्केल पता है। इफ वी नो द श्रिंकेज फैक्टर, इफ वी नो द ओरिजिनल स्केल, देन वी कैन फाइंड आउट द श्रंक स्केल। सर, श्रंक स्केल क्या होता है ये तो मुझे समझ में आ गया। सर, ये ओरिजिनल स्केल क्या होता है ये भी मुझे समझ में आ गया। बट अभी आपने एक टर्म और लिख दिया है, श्रिंकेज फैक्टर। ये क्या होता है ये मुझे नहीं समझ में आया। देखिए बताता हूं। तो मैं लिख सकता हूं श्रिंकेज फैक्टर। श्रिंकेज फैक्टर जो एस एफ होता है बेटा, दैट विल बी इक्वल टू श्रंक लेंथ ऑफ द लाइन, श्रंक लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन। डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन। जैसे अगर कोई ओरिजिनल मैप में लाइन की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है, बता दिया श्रंक स्केल का फॉर्मूला रिपीट कर दिया। अगर किसी लाइन की लेंथ ओरिजिनल मैप में 10 सेंटीमीटर की थी, क्योंकि अब ये मैप हमारा श्रंक हो गया है और इस मैप के श्रंक होने की वजह से अब ये सेम लाइन हमें मिल रही है 9 सेंटीमीटर की। तो क्या इस एग्जाम्पल के लिए मैं श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू बता सकता हूं?
क्या इस एग्जाम्पल के लिए आप श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू को बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। श्रंक लेंथ ऑफ द लाइन है सर 9 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन थी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सर श्रिंकेज फैक्टर हो जाएगा इस एग्जाम्पल के लिए 0.9। श्रंक लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन will be equal to the shrinkage factor, will be equal to the shrinkage factor। तो क्या इसी एग्जाम्पल के लिए अब आप श्रिंकेज स्केल निकाल सकते हैं? तो नाउ आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट द श्रंक स्केल। श्रंक स्केल जो होगा वो 0.9 श्रिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल था 1/10,000। और आपको पता है जब हम स्केल को आरएफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम स्केल को आरएफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1/n और 1:n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका आ गया श्रंक स्केल। ये देखो, ये जो मैप श्रंक हो गया था उसका जो नया रिवाइज्ड स्केल आया है, उसका जो नया रिवाइज्ड स्केल आया है वो 1:5 टाइम 1.11 ये आ रहा है। अब अगर आप इस मैप के लिए ये वाला स्केल यूज करेंगे तो आपको सभी इंफॉर्मेशन सही मिल जाएगी। करके देख लो। अगर श्रंक मैप में हमें लाइन की लेंथ 9 सेंटीमीटर दिख रही है और इसका स्केल ये है, तो अगेन जब आप श्रंक स्केल के लिए श्रंक मैप के लिए श्रंक स्केल यूज करेंगे देन यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो जब कभी भी हमारा मैप किसी भी वजह से श्रंक कर गया है या जब कभी भी हमारा मैप किसी भी वजह से एक्सटेंड कर जाएगा तो हमें उसका रिवाइज्ड स्केल निकालना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है बेटा? सेम तरीके से अभी तो मैंने डिस्कशन आपसे किया श्रंक स्केल का। अगर किसी भी वजह से हमारा ओरिजिनल मैप जो है वो एक्सटेंड कर जाता है, अगर हमारा ओरिजिनल मैप जो है वो एक्सटेंड कर जाता है ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, तो उस केस में आप एक्सटेंडेड मैप के लिए भी एक्सटेंडेड स्केल निकाल सकते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं एक्सटेंडेड स्केल जो होगा इन द टर्म्स ऑफ आरएफ इट विल बी इक्वल टू एक्सटेंशन फैक्टर, एक्सटेंशन फैक्टर जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा EF से इनटू ओरिजिनल स्केल, इनटू ओरिजिनल स्केल, वो भी किसके टर्म्स में? RF के टर्म्स में। तो दिस इज द फॉर्मूला यू कैन से फॉर द एक्सटेंडेड स्केल। ये आपके एक्सटेंडेड स्केल का फॉर्मूला हो गया। और यहां पर मैं लिख सकता हूं एक्सटेंशन फैक्टर जो होगा, एक्सटेंशन फैक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द लाइन, एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ लाइन डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन। एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन। तो दोनों ही केस का कंसेप्ट आपने डिस्कस कर लिया, एक्सटेंडेड स्केल का भी कंसेप्ट डिस्कस कर लिया और श्रंक स्केल का भी कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिससे रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे, वो कंसेप्ट है श्रंक स्केल का। क्लियर है बेटा? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई क्वेरी? यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। तो ये कंसेप्ट था आपका श्रंक और एक्सटेंडेड स्केल का। और अगर कोई डाउट नहीं है तो कंफर्म इन द चैट बॉक्स, ताकि फिर हम लोग आगे कंसेप्ट्स को कवर करें। Everyone please confirm in the chat box the discussion about the shrunk scale
और द एक्सटेंडेड स्केल इज क्लियर टू एवरीवन। अरे एग्जाम्पल है, सब चिंता मत करो, सब एग्जाम्पल है। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे ही एक एग्जाम्पल ले लिया है, देखो ना, सारा डेटा लेके सॉल्व तो कर दिया। ये फॉर एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है। एंड व्हेन यू विल प्रैक्टिस द डीपीपी, व्हेन यू विल प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन इनके इससे रिलेटेड आपको मिलने वाले हैं, इस कंसेप्ट को अप्लाई करके आप सभी उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस आप खुद से भी अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करेंगे, कंसेप्ट्स को खुद से अप्लाई करेंगे, देन ओनली योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट। तो फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव टेकन अ कंसेप्ट एज वेल एज द एग्जाम्पल ऑल्सो। चलो एक तुम्हारे गेट का सवाल है, उसको करवा देता हूँ। चलो पहले ये सवाल देख लो। तो एक ये प्रॉब्लम आया हुआ गेट में 2 मार्क का। दिस इज गेट 2 मार्क प्रॉब्लम, सॉल्व करिए भाई। उन्होंने बोला है ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन, कुछ डेटा दिया गया है, वो डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ये गिवन है। गिवन ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। ट्रंक लेंथ ऑफ द लाइन, ट्रंक लेंथ ऑफ लाइन जो दे रखी गई है वो 9 सेंटीमीटर दे रखी गई है। ओरिजिनल स्केल दे रखा गया है 1/1000, और पूछा गया है श्रंक स्केल क्या होगा। ये एक 2 नंबर का प्रॉब्लम है जो आपके गेट के एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट विल बी द आंसर, सॉल्व करो। एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और सभी लोग आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में। व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यू हैव 2 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। You have 2 minute time to solve this question. बिल्कुल सही, तो गौरव का आंसर आ गया चैट बॉक्स में, और जो बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड गौरव। व्हाट अबाउट अदर्स, एवरीवन ट्राई टू सॉल्व, सभी लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। जो भी आंसर आ रहा है आंसर को फाइंड आउट करिए, और सभी लोग आंसर जरूर निकालिए।
यस, तो टाइम कंप्लीट हो गया और आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं। दो लोग का आंसर आया, गौरव का और पांजा साहब का। व्हाट अबाउट अदर? बाकी लोग कहाँ रह गए भाई? अरे कृष्ण, फॉर एग्जाम्पल ही मैंने क्वेश्चन दिया है, तो सॉल्व तो करो। और ये आपके वो नहीं है, अलग है, उसका आंसर कुछ और था। वो देखो वो कहाँ है, ये देखो, सेम है। ये सवाल डेटा मैंने आपको दिया है, जो गेट में डेटा आपको प्रोवाइड किया गया है। ये गेट का एक 2 मार्क का प्रॉब्लम है। दिस इज योर गेट 2 मार्क प्रॉब्लम। तो कुछ नहीं करना था, सिंपल सा प्रॉब्लम यहाँ पर पूछा गया है, श्रंक स्केल। तो मैं लिख सकता हूं श्रंक स्केल जो होता है वो होता है श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। श्रंक स्केल जो होगा वो श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। श्रिंकेज फैक्टर है श्रंक लेंथ ऑफ द लाइन 9 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर इंटू 1/1000। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.9 इंटू 1/1000। और इसी बात को मैं लिख सकता हूँ 1/1000 डिवाइड बाई 0.9 विल बी इक्वल टू 1 क्योंकि स्केल हम हमेशा 1:n या 1/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। So this will be the answer. This will be the answer. Any doubt to anyone? Any query to anyone? You can ask your doubt. You can ask your query. यहाँ तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो पूछ सकते हो बेटा आप। कर तो दिया सॉल्व, अब क्या सॉल्व करना है इसमें? चलें आगे। कैन वी मूव फर्दर? आगे बातचीत कर ली जाए। चलिए, अब होता क्या, कुछ और चीजें इससे रिलेटेड समझते हैं। जैसे श्रिंकेज अगर हुआ है वहां पे, तो करेक्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? भाई जाहिर सी बात, अगर आपको स्केल हमारा मैप जो है श्रंक कर गया है, ये एक्सटेंड कर गया है, तो करेक्ट डिस्टेंस ऑन द मैप कैसे फाइंड आउट करें? तो करेक्ट डिस्टेंस ऑन द मैप विल बी इक्वल टू श्रंक लेंथ डिवाइड बाय द श्रिंकेज फैक्टर। देखिए यहां पर ये मैप हमारा श्रंक कर गया था, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन थी जो कि अब 9 सेंटीमीटर की दिख रही है। कैलकुलेशन एक बार समझाइए। कौन सा भैया? यहाँ क्या कैलकुलेट कर दिया हमने? ऐसा क्या कैलकुलेट कर दिया? पंजा साहब क्या समझाना बताओ। यहाँ तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। क्या समझाना बताओ बेटा, इसमें समझा दूं। हम स्केल को ऐसे नहीं लिख सकते थे कि वी कैन नॉट राइट द लाइक द स्केल विल बी इक्वल टू 0.9/1000। ये स्केल का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। स्केल को हमेशा, कितनी बार मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, हाँ वही बता रहा हूं। अरे मेरे लाल, तुम लोग कर क्या रहे हो? 0.9 डिवाइड बाई 1000 है, यहां तक पहुंच गए थे। इसी बात को मैं 1 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 0.9 लिख दूं। इसमें इसमें कोई अंतर है क्या? इसमें इसमें कोई अंतर है क्या? पांजा साहब बताओ। 0.9/1000 लिख दूं या 1 डिवाइड बाई 1000 बाई 0.9 लिख दूं, क्या इसमें कोई अंतर है? पांजा साहब बताइए। तो सर ये 1:n के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि स्केल को आरएफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही यही है।
हमेशा 1/n या फिर 1:n के फॉर्म में हम स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में कोई फर्क है क्या? बोलो पांजा साहब। क्या दोनों का मतलब एक ही है? अब ये मत करना कि कहना कि नहीं है। अभी क्लियर हुआ? पांजाब जी कंफर्म करिए। कंफर्म करो बेटा, क्लियर है? एनी अदर डाउट टू एनीवन? और किसी का कोई डाउट है? तो ऑलवेज हम स्केल को 1/n या 1:n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्केल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सवाल में आपको ओरिजिनल स्केल भी दिया गया था। सवाल में आपको ओरिजिनल स्केल भी दिया गया था 1/1000। देखो, तो उन्होंने भी स्केल को 1/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो वही मैं आपको अगला पॉइंट बता रहा था कि अगर आपको करेक्ट डिस्टेंस निकालनी, मैप हमारा श्रंक कर गया है या एक्सटेंड कर गया है, तो अब जो श्रंक मैप है या एक्सटेंड मैप है उसमें करेक्ट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? तो श्रंक लेंथ जो है डिवाइड बाय द श्रिंकेज फैक्टर। श्रंक लेंथ डिवाइड बाय द श्रिंकेज फैक्टर। करेक्ट एरिया अगर आपको मैप में निकालना है तो आप सभी जानते हैं एरिया में दो डायमेंशन होती है, L इंटू बी, यस और नो? लेंथ इंटू विड्थ विल बी इक्वल टू द एरिया। तो एक श्रिंकेज फैक्टर, लेंथ भी श्रंक होगी, विड्थ भी श्रंक होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि एक मैप अगर श्रंक हुआ है तो उसमें केवल लेंथ श्रंक होगी। बोलो, अगर कोई मैप श्रंक हो रहा है तो लेंथ भी श्रंक होगी, रिड्यूस होगी, और विड्थ भी रिड्यूस होगी, यस और नो? कि केवल लेंथ या केवल विड्थ श्रंक करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए आपने बोला सर एक श्रिंकेज फैक्टर हो गया लेंथ के लिए, एक श्रिंकेज फैक्टर हो गया विड्थ के लिए, तो ये श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर बन गया। तो ये श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर बन गया, तो करेक्ट एरिया ऑन द मैप भी मैं निकाल सकता हूं। करेक्ट एरिया ऑन द मैप जो होगा वो श्रंक एरिया, अगर आपको किसी मैप का श्रंक एरिया दे रखा गया है, करेक्ट एरिया आप जानना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना, श्रिंकेज फैक्टर के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि यहां पर केवल एक डायमेंशन थी तो श्रिंकेज फैक्टर रखा था, यहां पर दो डायमेंशंस की बात हो रही है तो श्रिंकेज फैक्टर के स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। लॉजिक समझ में आ गया ऐसा क्यों कर रहे हैं? लॉजिक समझ में आ गया ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, यस और नो? वाई वी आर डूइंग लाइक दिस, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? चलो, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये करेक्ट लेंथ और ये करेक्ट एरिया अभी आप मैप पे डिफाइन कर रहे हैं। जो मैप हमारा श्रंक हो गया है उस श्रंक मैप में करेक्ट लेंथ क्या होगी, उस श्रंक मैप में करेक्ट एरिया क्या होगा, ये चीज आप यहां से फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए फिर आगे डिस्कशन कर लेते हैं। चलो, ये सवाल है, तुम्हारा होम असाइनमेंट है, प्रैक्टिस के लिए सवाल दिया गया है। सवाल मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, समझा देता हूं, सॉल्व आपको खुद से करना है। बोला गया एन एरिया ऑफ द फील्ड इज 450 स्क्वायर सेंटीमीटर फ्रॉम अ श्रंक मैप। किसी जगह का एरिया जो आपको श्रंक मैप में मिल रहा है वो 450 स्क्वायर सेंटीमीटर मिल रहा है। ठीक है भाई? हैविंग द श्रिंकेज फैक्टर एज 0.8, कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया इन स्क्वायर मीटर ऑन द फील्ड if the original scale of the map is 1 centimeter is equal to 100 meter।
तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस श्रंक एरिया, ये जो श्रंक मैप में एरिया दिया गया है और श्रिंकेज फैक्टर की हेल्प से ओरिजिनल मैप का एरिया निकाल लीजिए। ओरिजिनल मैप का एरिया निकाल लीजिए। और ओरिजिनल मैप में अगर आपको एरिया पता चल गया है तो स्केल की हेल्प से क्या हम ग्राउंड का एरिया निकाल सकते हैं? यही करना है। तो ये क्वेश्चन है आपको जो खुद से ट्राई करना है। चलिए, और भी चीजें हैं। डिस्टेंस और एरिया का मेजरमेंट अगर आपने कर दिया है रॉन्ग स्केल से, उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट लेंथ क्या होगी, आर एफ ऑफ द रॉन्ग स्केल डिवाइड बाई द आर एफ ऑफ द करेक्ट स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। अगर कभी गलत स्केल की वजह से कुछ मेजरमेंट में गलतियां हुई हैं तो हम उन एरर्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हम उन एरर्स को एलिमिनेट करके करेक्ट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और करेक्ट वैल्यू ऑफ एरिया निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, मेजर्ड लेंथ पता होनी चाहिए जो हमने मेजर किया है जहां पर एरर है, आर एफ ऑफ द रॉन्ग स्केल पता होना चाहिए और आर एफ ऑफ द करेक्ट स्केल पता होना चाहिए। तो जो भी वैल्यू हमने मेजर करी है हम उसकी करेक्ट वैल्यू को बता सकते हैं अगर ये तीन चीजें आपको पता हैं। सिमिलरली अगर आप करेक्ट एरिया निकालना चाहते हैं तो आर एफ ऑफ द रॉन्ग स्केल डिवाइड बाई द आर एफ ऑफ द करेक्ट स्केल का होल स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया। कंसेप्ट वही है, लॉजिक वही है, क्योंकि एरिया में होगी 2 डायमेंशन, इसलिए आपने यहां पर इसका स्क्वायर किया है। एक बार आप करेक्ट लेंथ निकाल लें, एक बार आप करेक्ट विड्थ निकाल लें। जब करेक्ट लेंथ और करेक्ट विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो करेक्ट एरिया पता चल जाएगा। तो श्रिंकेज फैक्टर आपको चाहिए होगा करेक्ट लेंथ के लिए भी, श्रिंकेज फैक्टर आपको चाहिए होगा करेक्ट विड्थ के लिए भी। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इन सभी कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, इसलिए सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 2 फॉर योर होम असाइनमेंट। ये जो कंसेप्ट आपने कवर किया है श्रिंकेज फैक्टर का, श्रिंकेज स्केल का, और इनकरेक्ट स्केल की वजह से जो गलतियां हो रही हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, एक दो क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए हैं। और साथ साथ आपको डीपीपी भी सॉल्व करनी है। ये भी आपका एक गेट का सवाल है, ये भी आपका एक गेट का 2 मार्क का प्रॉब्लम है। इसको हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं आपको देता हूं 3 मिनट का टाइम, और सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई बैठेगा नहीं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो कंसेप्ट हम लोगों ने बेटा अभी डिस्कस किए उन कंसेप्ट को अप्लाई करिए एंड टेल मी व्हाट विल बी द आंसर।
दिस इज योर गेट 2 मार्क प्रॉब्लम, गेट 2008 में 2 नंबर का सवाल आया हुआ है ये। तो टाइम तो कंप्लीट हो गया भाई, आंसर नहीं आया क्या? हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। डोंट गेट पैनिक, बिल्कुल आराम से सॉल्व करिए। जो कंसेप्ट आपने पढ़े उन कंसेप्ट से आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और किसी का अगर आंसर आ गया हो तो जरूर बताइए चैट बॉक्स में। टेल योर आंसर इन द चैट बॉक्स। व्हाट विल बी द आंसर? बेटा आंसर बताइए। क्या हुआ, आंसर आ नहीं रहा है या ट्राई नहीं कर रहे हैं? नहीं बन रहा है, कोशिश करो, बनेगा बेटा। नहीं बन रहा है इज नॉट द सॉल्यूशन। मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूं कि जो कंसेप्ट अभी आपने क्लास में डिस्कस किए हैं वो कंसेप्ट सफिशिएंट हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब आप कोशिश करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं वही अप्लाई करेंगे, इसमें कुछ नया नहीं लगाएंगे। चलो, शुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन? व्हाट अबाउट अदर्स? किसी का आंसर आया हो तो बताओ बेटा। किसी का अगर आंसर आ गया हो तो बताइए। कहाँ चले गए बाकी लोग? हाँ भाई, बाकी लोग का क्या रिस्पॉन्स है? सॉल्व हो पा रहा है क्वेश्चन? अरे यस और नो, दो ही पॉसिबिलिटी है। सवाल या तो सॉल्व हो पा रहा होगा या तो नहीं हो पा रहा होगा। कुणाल का आंसर आ रहा है 6561, बी आ रहा है। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? कुणाल का आंसर आ गया बी। इसके अलावा अगर किसी का कोई आंसर आ रहा हो तो बता दो। एनी अदर आंसर फ्रॉम एनीवन? चलिए, क्वेश्चन से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, व्हाट अबाउट अदर्स? चलो, शुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन? सभी ने ट्राई कर लिया, कोई बात नहीं। आंसर आ रहा है नहीं आ रहा कोई बात नहीं।
इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा है, समझा है, तो उसको ट्राई करने की कोशिश करिए, उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आंसर नहीं निकले, आंसर निकले गलत निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो सीख रहे हो ना, तो सीखने में तो गलतियां हो सकती है ना, लेकिन अगर ट्राई नहीं करोगे तो फिर सीख नहीं पाओगे। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि आप इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करें। तो जिन्होंने जिन्होंने भी ट्राई किया है, वेल अटेम्प्ट। आंसर आएगा, क्यों नहीं आएगा। और अगर कहीं कोई गलती हुई होगी, क्योंकि मैंने ट्राई किया, तो मुझे क्लियरली पता होगा कि किस पॉइंट पे मैं क्या गलती कर रहा था, मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा अभी जब सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा, और उसको मैं इम्प्रूव भी कर पाऊंगा। चलो, तो आई होप आई हैव प्रोवाइडेड यू सफिशिएंट टाइम। सफिशिएंट टाइम इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रोवाइड किया गया, और आप सभी ने जो भी कंसेप्ट आपको समझ में आए उनको अप्लाई करने की कोशिश की। यस और नो। चलिए, तो फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऐसा क्या भाई, इतना कठिन सवाल थोड़ा है 2 नंबर में। देखो, चलो, कुणाल का आंसर आ गया था बी। अभी चेक करते हैं आंसर सही है या गलत है, क्या दिक्कत है, अभी पता चल जाएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। सवाल को ध्यान से पढ़ो और जल्दबाजी मत करो, बहुत इत्मीनान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। बोला गया, अ प्लान ऑफ ए सर्वे प्लॉटेड टू द स्केल। एक स्केल दे रखा गया आपको, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। एक आपने कोई मैप बनाया है, प्लान बनाया है, जिसका स्केल आपको दे रखा गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, इज रिड्यूस्ड इन सच अ वे। ये रिड्यूस हो गया जिसमें ओरिजिनल जो लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ ऑफ लाइन, ओरिजिनल लेंथ ऑफ लाइन जो थी हमारी, वो 10 सेंटीमीटर की थी। क्योंकि मैप में श्रिंकेज हुआ है, क्योंकि मैप में श्रिंकेज हुआ है, जिसकी वजह से श्रंक लेंथ ऑफ द लाइन जो है, श्रंक लेंथ ऑफ द लाइन जो आ रही हमारी, अब वो हमें देखने को मिल रही है 9 सेंटीमीटर की। सवाल के हिसाब से ही सब लिख रहा हूं। एक ओरिजिनल स्केल आपको दे रखा गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। गौरव का आंसर आ रहा है 10,000। गौरव का आंसर आ रहा है ए। चलो, 2 आंसर आ गए, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर का ओरिजिनल स्केल दिया गया था, यह आपका ओरिजिनल स्केल हो गया। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन 10 सेंटीमीटर की थी, जो कि अब रिड्यूस हो गई है, 9 सेंटीमीटर की मेजरमेंट हो रही है एक श्रंक मैप में। ये पॉइंट भी क्लियर है, ठीक है। बोला गया द एरिया ऑफ द रिड्यूस्ड प्लान इज मेजर्ड एज। तो एरिया ऑन श्रंक मैप, एरिया ऑन द श्रंक मैप जो है वो आ रहा है 80 मीटर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑन द श्रंक मैप जो दे रखा गया, दैट इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल एरिया इन मीटर स्क्वायर, तो यहां पर पूछा क्या गया है, एक्चुअल ग्राउंड एरिया। एक्चुअल ग्राउंड एरिया कितना होगा इन मीटर स्क्वायर, ये सवाल में आपसे पूछा गया है। एक बार अच्छे से देख लो बेटा, अभी मैंने केवल क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसको एक्सप्लेन किया है। यहां तक अगर सब कुछ क्लियर है तो एक बार कंफर्म कर दो, तो फिर आगे डिस्कशन की बात कर लेते हैं। अगर यहां तक की सभी जानकारी सभी को क्लियर है तो प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। एवरीवन प्लीज कंफर्म अगर यहां तक का डिस्कशन क्लियर है। तो दिस इज द गिवन डेटा इन द प्रॉब्लम। अभी हम लोगों ने कुछ सॉल्व नहीं किया, केवल सवाल में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, जो जानकारी दी गई है, उसको समझने की कोशिश की है। आई होप यहां तक का गेम क्लियर है। कंफर्म करना बेटा चैट बॉक्स में, क्लियर है। चलिए फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। यार एक बात बताओ, इन दोनों की हेल्प से क्या मैं श्रिंकेज फैक्टर निकाल सकता हूं? तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं श्रिंकेज फैक्टर, और श्रिंकेज फैक्टर होता है श्रंक लेंथ ऑफ द लाइन, श्रंक लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन।
डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ ऑफ लाइन। ट्रंक लेंथ दे रखी गई है 9 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ दे रखी गई 10 सेंटीमीटर, तो यहां से श्रिंकेज फैक्टर हो गया 0.9। यहां से श्रिंकेज फैक्टर जो मैं निकाल सकता हूं उसकी वैल्यू हो गई 0.9। क्लियर है यहां तक की बात? बिकॉज क्वेश्चन में श्रंक लेंथ ऑफ द लाइन भी गिवन थी, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन भी गिवन थी, जिसकी हेल्प से मैंने श्रिंकेज एरिया श्रिंकेज फैक्टर निकाल लिया, और श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू आ रही है 0.9। श्रिंकेज फैक्टर की वैल्यू आ रही है 0.9। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। आई होप यहां तक की बात सभी को क्लियर है। ठीक है, गौरव का भी आंसर आ गया। गौरव का आंसर अब आ गया, बदल गया क्या आंसर गौरव? सी हो गया। अरे यार एक ही होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस है, इन चार में से एक ही आंसर सही। किसी का डी आ रहा हो तो भी बता दो, क्योंकि ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी भी आ चुका है, डी क्यों रह गया? किसी का डी भी आ जाएगा क्या? किसी का आंसर डी भी आ रहा है क्या, बताओ? बोलो बेटा। चलें फिर आगे बातचीत कर लें। श्रंक एरिया दे रखा गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो श्रंक एरिया और ओरिजिनल स्केल की हेल्प से सी आ रहा है। चलो देख लेते हैं, अभी अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, पता चल जाएगा। बी है, सी है, ए है, डी है, पता चल जाएगा। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था करेक्ट एरिया कैसे निकाल सकते हैं। करेक्ट एरिया कैसे निकाल सकते हैं ऑन द मैप? तो दैट विल बी इक्वल टू श्रंक एरिया डिवाइड बाय श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। तो करेक्ट मैप एरिया निकाल लेता हूं। अब मैं निकाल लेता हूं करेक्ट मैप एरिया। तो ये हो जाएगा श्रंक एरिया, श्रंक एरिया डिवाइड बाय श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? तो श्रंक एरिया दे रखा गया हमें 81 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 0.9 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये आ रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो सही है। करेक्ट एरिया ऑन द मैप जो आ रहा है ओरिजिनल मैप, वो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस एरिया को आप मेजर कर रहे हैं श्रंक मैप में, उसकी वैल्यू है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट एक्चुअल में वो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं था। ओरिजिनल मैप में जो एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, मैप के श्रंक होने की वजह से अब वो एरिया आप मेजर कर पा रहे हैं 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है? ये पूछा ही नहीं गया। उन्होंने पूछा है कि ग्राउंड में एरिया कितना होगा इन मीटर स्क्वायर में। सवाल में यहां पर आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द एक्चुअल एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ द सर्वे इज। तो भैया मैप का डेटा और ग्राउंड के डेटा को रिलेट करने के लिए क्या हमारे पास कोई चीज है? बोलो। तो सवाल में हमें दे रखा गया है ओरिजिनल स्केल। ओरिजिनल स्केल हमें दे रखा गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अब बताओ मुझे, ग्राउंड में अगर मैप में अगर कोई एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है, तो ग्राउंड का एरिया क्या हो जाएगा? What will be the ground area in meter square as per this scale? वीडियो रुक रहा है, बाकी लोग कंफर्म करो बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बाकी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है? एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? व्हाट अबाउट अदर्स? एक बार कंफर्म करना सभी लोग। कुणाल बेटा एक बार आप रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लो।
तो मैप में अगर एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो ग्राउंड में एरिया कितना हो जाएगा? बोलो भाई। अब तो कुछ बचा नहीं है इस सवाल में। मुझे तो सीधे सीधे इसका आंसर अब दिख रहा है। क्या आप भी आंसर को देख पा रहे हो? कुणाल, वीडियो सही हुआ बेटा? वीडियो सही हुआ, कंफर्म करो एक बार। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग का वीडियो सही है या नहीं है, बता पाएंगे? बेटा एक बार प्लीज कंफर्म कर दिया करिए ऐसी सिचुएशन में, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। क्लियर है तो एक बार कुणाल बेटा आप रिफ्रेश कर लो। आई थिंक देयर मे बी सम इशू फ्रॉम योर साइड। हाँ भाई, तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैप में कोई पर्टिकुलर एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उस मैप का स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है, तो ग्राउंड का एरिया मीटर स्क्वायर में कितना होगा? वॉट विल बी द ग्राउंड एरिया इन मीटर स्क्वायर? वॉट विल बी द ग्राउंड एरिया इन मीटर स्क्वायर? बोलो बेटा। वॉट विल बी द ग्राउंड एरिया इन मीटर स्क्वायर? अभी भी नहीं आ रहा है? अरे भैया अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, लो और समझ लो। इसको मैं 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर लिख दूं। 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे लिख दें? बोलो। अगर स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर है, तो ग्राउंड में ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 100 मीटर की। 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, तो 10 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर हो जाएगा। यस और नो? ऐसा लिखा जा सकता है, यस और नो? सिमिलरली इस 10 सेंटीमीटर की हेल्प से मैं ये डायमेंशन निकाल सकता हूं, और ये भी आ जाएगी 100 मीटर। ये भी आ जाएगी 100 मीटर। तो नेट ग्राउंड एरिया कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 100 मीटर इंटू 100 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। दैट विल बी इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो अब ऑप्शन देख लो। 10,000, ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बी भी गलत है और सी भी गलत है। ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। अब देख लो इस सवाल में कहीं कोई डाउट हो, ये पूरा कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन है आपके इस प्रॉब्लम का। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, कैसे आप ग्राउंड की डिस्टेंस को मैप की डिस्टेंस के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, कैसे आप ग्राउंड के एरिया और मैप के एरिया को रिलेट कर पा रहे हैं, और जब हमारा मैप श्रंक कर गया है तो कैसे हम श्रिंकेज स्केल या फिर श्रिंकेज फैक्टर को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर आपसे डिस्कस की गई। तो क्या गलती हुई थी भाई? किसी का आंसर बी आ रहा था, किसी का सी भी आ रहा था। क्या मिस्टेक करी थी? किस स्टेप में मिस्टेक हुई थी भाई, बताओ। अब आपने कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है, तो अब आप चेक कर सकते हैं किस पर्टिकुलर पॉइंट में आपसे एरर हुई थी, मिस्टेक हुई थी।
बोलो भाई। तो जिनका भी आंसर नहीं आ पा रहा था या जिनका भी आंसर गलत आया था, आई होप अभी तो क्लियर हो गया कहां पर मिस्टेक हुई थी। बोलो। कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई क्वेरी हो इस प्रॉब्लम में, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। इफ लास्ट में चेंज नहीं कर पाया, देखो अभी चेंज कर दिया, अब समझ में आ गया। अच्छा, लास्ट स्टेप में जाके प्रॉब्लम हुई थी। अभी तो क्लियर हो गया, सारे डाउट्स क्वेरीज क्लियर हो गए। क्यों भाई, सभी लोग एक बार बता देंगे ये कंसेप्ट सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? नाउ आई थिंक द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, तो दिस वाज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द ट्रंक और एक्सटेंडेड स्केल। चलिए, तो आज के डिस्कशन को यहीं पे रखते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए। और पीवाईक्यू में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, डीपीपी में भी मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, तो डू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन। तो अभी स्केल में एक टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे, वो होगा वर्नियर स्केल का। ठीक है, तो वर्नियर स्केल के प्रॉब्लम अभी आप मत अटेम्प्ट करिएगा। उसके अलावा स्केल के कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, भले ही वो क्वेश्चन आपके डीपीपी में हो या वो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में हो, गेट और ईएसई में। तो अगर कहीं कोई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के दौरान वर्नियर स्केल का मिलता है, तो अभी उसको आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्नियर स्केल। तो अभी लीनियर मेजरमेंट में बहुत चीज़ें बाकी हैं, बहुत चीज़ें हमें पढ़नी क्या क्या, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि अभी हमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो अभी बेटा लीनियर मेजरमेंट में हम लोग बातचीत करेंगे वर्नियर स्केल की। वर्नियर स्केल के क्या टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है, डबल वर्नियर क्या होता है और एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। देन वी विल हैव द डिस्कशन, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे चैन के बारे में, टेप के बारे में, चैन सर्वेइंग के बारे में, कौन कौन सी लाइंस होती, कैसे हम फील्ड पर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से बहुत वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं चैन सर्वे में, उनका यूज़ क्या है, उनका पर्पस क्या है, ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट कैसे मेजर कर सकते हैं, ये पॉइंट हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ेंगे, करेक्शंस। जो लीनियर मेजरमेंट हम कर रहे हैं, जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं और उन गलतियों को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उन एरर्स को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, ये हमारे अगला पार्ट का डिस्कशन होगा। क्लियर है? और उसके बाद बेटा हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट। तो लास्ट टॉपिक दैट वी विल कवर, दैट विल बी द लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट। तो ये अभी वो सभी टॉपिक्स हैं लीनियर मेजरमेंट में जो हम लोग आगे वाली क्लास में कवर करेंगे। आई होप द इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। अब तक लीनियर मेजरमेंट में हम लोगों ने स्केल वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, एक्सेप्ट वर्नियर स्केल। ठीक है भाई? सो आई होप आज की सभी क्लासेस का डिस्कशन सभी को क्लियर है। तो अभी आपके पास जो टाइम है वीकडे का, उसमें आप फंडामेंटल और स्केल के प्रॉब्लम्स को कंप्लीट कर लीजिए, डीपीपी के प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लीजिए और गेट और ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर लगा लीजिए। डू प्रैक्टिस द गेट एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग फंडामेंटल, और लीनियर मेजरमेंट के उस टॉपिक तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। हो जाएगा भाई? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे, नेक्स्ट क्लास के पहले ये सभी प्रीवाईक्यूज आप कंप्लीट कर लेंगे, यस और नो? जो क्लास में 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको,
उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करिएगा। वो क्वेश्चंस होम असाइनमेंट हैं, खुद से आपको उनका आंसर निकालना है। तो एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे यहाँ तक का सभी डिस्कशन सभी को क्लियर है। कहीं पे अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, जो भी टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, तो उससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो भी अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। और अगर कोई डाउट नहीं है तो कंफर्म कर दीजिए, सो दैट वी कैन एंड दिस क्लास। गेट एंड ईएससी का क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा? कहीं से भी रिफर कर सकते हो, यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा बेटा अब, लेकिन अभी उस पर काम चल रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ में आपको गेट और ईएससी के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। टिल देन यू कैन अरेंज, तो नेट पे भी अवेलेबल हैं, तो आप क्वेश्चंस ही तो चाहिए, तो वहां से आप अरेंज कर सकते हो फॉर अ टाइम बीइंग। ठीक है, चलिए, तो आई होप सभी डिस्कशन सभी को क्लियर है। अच्छे से सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं क्लास में 1000 क्वेश्चन लगवा दूं, उससे कोई कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट नहीं होगा अगर आप खुद से क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं। तो शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है, हमें लगता है सवाल गलत हो रहा है या मिस्टेक हो रही है, बट अगर आप इस फेज को पार नहीं करेंगे तो कभी भी कंसेप्ट में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा, बूस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जितने भी ऑफिशियल ग्रुप हैं ज्वाइन कर लो, क्या प्रॉब्लम है? सारे ग्रुप तो पब्लिक है ना, क्यों, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। डीपीपी आपको मिल जाएगी, जो डीपीपी एक प्रोवाइड की गई है फंडामेंटल की, उसको आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल गया होगा। यस और नो? हैव यू गॉट द वीडियो सॉल्यूशन और ऑफ योर फर्स्ट डीपीपी? पहली डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन मिल गया है। पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन दोनों चीजें मिल गई हैं पहले डीपीपी की सभी को। यस और नो? चलिए, तो आई होप द एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग योर कंसेप्ट, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।